Question number 36. A point charge produces an electric field of magnitude 5 Newton per coulomb at a distance of 40 cm from it. What is magnitude of the charge? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितनी होती है, KQ/R²। और हमसे यहाँ बात कर रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा E × 4πε0 × R²। तो देखिए जो E है इसकी वैल्यू है 5, 4πε0 को 1/9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं, और जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जो Q होगा बेटा वो हो जाएगा 5 × 16 × 10⁻⁻² ओवर 9 × 10⁻⁹, जो कि आ जाएगा 80/9 × 10⁻⁻11। या हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज आ जाएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8.9 × 10⁻11 कूलम। Question number 37. A water particle of mass 10 milligram having a charge of 1.5 microcoulomb stays suspended in a room. इसका मतलब ये जो वाटर की ड्रॉप है ये इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है। आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम एंड व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन। तो देखिए हमें ये पता है कि ये जो ड्रॉप है इस पर ग्रेविटी ने एक फ़ोर्स लगाना है जो mg के इक्वल हो जाएगा, और ये जो ड्रॉप है अगर ये रेस्ट पर है तो इट मीन्स इस ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट इस पर कोई फोर्स लग रहा है, और ऑब्वियसली अगर इसको चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फ़ोर्स आ जाएगा, और क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो mg के इक्वल होगा। अब जो चार्ज इस पर दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, और हम ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इट मीन्स जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो जो F इलेक्ट्रिक है वो हो जाएगा Q × E के इक्वल। Q है 1.5 × 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू mg। मास है इसका 10 मिलीग्राम, दैट इज़ 10 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, और g की वैल्यू है 9.8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं 98/1.5। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 65.33 न्यूटन पर कूलम। Question number 38. 3 identical charges, each having a value 1 × 10⁻⁸ coulomb are placed at corners of an equilateral triangle of side 20 cm. Find the electric field and potential at center of the triangle. तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, ट्राइंगल की कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। इन जनरल अगर बातचीत की जाए तो ट्राइंगल की साइड अगर A है और सेंटर का चार्ज से डिस्टेंस R है, तो मैथमेटिकली हम जानते हैं ये जो R आ जाएगा इसकी वैल्यू A/√3 होगी। अब हमसे इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इस पॉइंट C पर जो फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल ये है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ E0। जो सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल है ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे खुद के रेडियल डायरेक्शन में। थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो तीनों फील्ड हैं मैग्नीट्यूड में ये इक्वल हैं, और जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो भी इक्वल है। और हम ये जानते हैं कि अगर 3 वेक्टर्स हैं जिनमें इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ x और y एक्सिस चूज़ कर लें, ये सारे एंगल 120 डिग्री हैं तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। E0 का साइन 60 इस E0 साइन 60 से कैंसिल आउट हो जाएगा। E0 cos 60 E0 cos 60, तो E0/2 + E0/2 E0 हो जाएगा
वो इस ई नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फील्ड ज़ीरो आ जाएगी। जब पोटेंशियल की बात करनी है तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और किसी एक चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r। यहाँ तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो सी पॉइंट से r डिस्टेंस पर हैं, सबके कारण टोटल पोटेंशियल ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा 3 टाइम्स 1/4πε0 Q/r। वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3 × 9 × 10⁻⁹। चार्ज हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁻8 और r जो है वो देखिए यहाँ से बता सकते हैं 20 सेंटीमीटर इसकी a की वैल्यू है अपॉन √3। तो r की वैल्यू यहाँ मीटर में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻²² ओवर √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा 3√3 × 9/2 × 10⁻²। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 2.34 × 10⁻³ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39। पॉजिटिव चार्ज Q इज distributed uniformly over a circular ring of radius r. A particle having mass m and negative charge Q is placed on axis at a distance x from center. Find force on the particle. Assume x to be very smaller than r. Find the time period of oscillation of particle if it is released from there. तो देखिए एक तो हमें ये पता है कि जो रिंग है उसकी एक्सिस पर फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आती है 1/4πε0 QX ओवर r² + x² की पावर 3/2। ठीक है, इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर एक फ़ोर्स आएगा। अब जैसा बोला गया है कि चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये -q × e के इक्वल हो जाएगा। e की जब वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा -QQX ओवर 4πε0 r² + x² 3/2। ये आ जाएगा पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। अब देखिए इसमें कंडीशन दे रखी है कि अगर x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाए तो यहाँ डिनोमिनेटर से x² जो है इसको हम r² के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो फोर्स बचेगा वो आएगा -QQX ओवर 4πε0 r² की पावर 3/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा r³। तो देखिए जो फोर्स है वो -x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म करेगा। हम इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4πε0 mr³, ये डिनोमिनेटर में है और QQX आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर हम SHM करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन a = -ω² x से कंपेयर करें तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो आ जाएगी वो होगी QQ ओवर 4πε0 mr³। देखिए टाइम पीरियड जो होता है ऑसिलेशंस में वो आ जाएगा 2π/ω 2π√4πε0 mr³ ओवर QQ। फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √2π जब स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे तो 4π² अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये आ जाएगा 16π³ mr³ ओवर QQ। क्वेश्चन नंबर 40। A rod of length L has a total charge Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of semicircle. Find the magnitude of electric field at center of the curvature of semicircle. तो देखिए रॉड की जो टोटल लेंथ है वो L दे रखी है, सेमी सर्कल में बेंड करने पर इसका जो रेडियस है अगर वो R है
तो हम रिलेशन लिख सकते हैं कि जो टोटल लेंथ पाई आर है वो हो जाएगी एल के इक्वल। साथ के साथ जो टोटल चार्ज क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ पर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी वो चार्ज पर यूनिट लेंथ कुछ इस तरह से लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल हम लिख सकते हैं। अब हमसे ये पूछा गया कि इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ सेंटर पर फील्ड चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पर एक डी थीटा थिकनेस का सेक्टर चूज़ करेंगे जिस पर ये एक स्मॉल चार्ज आ जाएगा। देखिए इस सेक्टर की जो लेंथ है डी एल वो आर इंटू डी थीटा के इक्वल होगी। जैसा हम जानते हैं कि आर्क ओवर रेडियस होता है एंगल, तो आर्क लेंथ जो हो जाएगी वो आर इंटू रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो इस डी एल लेंथ पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड रहेगी वो एलिमेंट से अवे कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी। मान लेते हैं कि ये फील्ड इस एलिमेंट की वजह से आ रही है डी ई, तो वो जो डी ई की वैल्यू आएगी ये आएगी 1/4πε0 डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि जो फील्ड आ जाएगी डी ई वो है 1/4πε0 लैम्डा आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर, विच इज़ डी ई इक्वल्स टू लैम्डा डी थीटा ओवर 4πε0 आर। अब देखिए एक एलिमेंट सिमेट्रिकली हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो यहाँ पर थीटा एंगल पर रहेगा, इसकी वजह से जो भी फील्ड आएगी वो भी डी ई आ जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डी ई के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं इस डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे एडअप हो जाएंगे। तो जो नेट फील्ड हमें मिलेगी वो आ जाएगा डी ई साइन थीटा सभी एलिमेंट्स के कारण और उसका समेशन। थीटा की जो वैल्यू है वो हम 0 से लेकर पाई तक वेरी करेंगे, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे इस रिंग के। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई की वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा डी थीटा ओवर आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक जा रही है। कांस्टेंट टर्म्स को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएं तो लैम्डा अपॉन 4πε0 आर इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में रहेगा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई तक। देखिए जो लैम्डा है इसको हम Q बाई एल पुट कर लें, और जो R है इसको L बाई पाई पुट कर लें, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई। इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q ओवर 4ε0 L स्क्वायर। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू पाई के लिए -1 है और 0 के लिए 1 हो जाएगी। तो इन द एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो होगी Q ओवर 2ε0 L स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41, a 10 centimeter long rod carries a charge of plus 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric field at point 10 centimeter from both the ends of the rod. देखिए एक लाइन चार्ज की वजह से हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पॉजिटिव चार्ज की कोई एक वायर है तो इससे r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो सपोज वायर के एंड पॉइंट्स पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 एंगल सबटेंड करता है। तो इस पॉइंट पर फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के अलोंग। जो वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसकी वैल्यू होती है k लैम्डा बाय r साइन θ1 प्लस साइन θ2, और पैरेलल वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये होगा k लैम्डा बाय r
cos theta 1 minus cos theta 2 where k is 1 upon 4 pi epsilon naught। तो इन रिलेशंस का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इसमें हमें इस रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, साथ ही साथ इस पॉइंट से ये जो सेपरेशन है दोनों, ये 10 सेंटीमीटर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें सिमेट्री से पता चलेगा कि ये दोनों एंगल 30 डिग्री हो जाएंगे। और वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर का cos 30 वाला कंपोनेंट, जिसको हम 5√3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा 1 और थीटा 2 जो हैं वो सेम हैं, तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ फील्ड जो बचेगी वो सिर्फ वायर के परपेंडिकुलर बचेगी। तो उस फील्ड को जब कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी k लैम्डा बाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखिए वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, k आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज है 50 माइक्रोकूलम अपॉन लेंथ इसकी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर ओवर r विच इज़ 5√3 सेंटीमीटर एंड साइन 30 प्लस साइन 30। ई परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। देखिए हम ये जानते हैं कि r रेडियस के एक रिंग जिस पर चार्ज q है उसकी वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट x पर जो फील्ड हो जाएगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x पे डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा वहाँ एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर मिलेगी जहाँ dE/dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE/dx जो है ये 0 होना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन को x के रिलेटिव डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dE/dx, इसमें जो कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये एज इट इज़ रहेगी, q जो है वो टर्म एज इट इज़ रहेगी, बाकी टर्म को हम u/v मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें एक बार डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, जो कि हो जाएगा 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो r प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब रह जाएगा। अब देखिए dE/dx जो है ये 0 है, तो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये भी इसके साथ क्लब होकर 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म भी इसके साथ क्लब होकर 0 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो टर्म न्यूमरेटर में लिखी हुई है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ से हम दोनों साइड को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम 2x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर x स्क्वायर इज़ r स्क्वायर बाय
2, वहाँ से पता चलेगा कि x की वैल्यू हो जाएगी ±r/√2। तो रिंग के सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, a wire is bent in the form of a regular hexagon and a total charge q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? You may answer this part without making any numerical calculations. देखिए इसमें चार्ज q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक अप्रोच हम ये यूज़ करेंगे कि एक वायर जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसके कारण जो फील्ड आती है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है k λ/r sin θ1 + sin θ2, और पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा k λ/r cos θ1 - cos θ2, जहाँ θ1 और θ2 वायर के एंड पॉइंट्स एंगल सबटेंड कर रहे हैं इस गिवन पॉइंट P पर। अब देखिए जो गिवन सिचुएशन है उसमें अगर हम किसी एक वायर के कारण देखें तो ये वाला जो पॉइंट है इस पर एंड पॉइंट्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इस वायर के कारण जो फील्ड का पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो नहीं आएगा, क्योंकि θ1 और θ2 दोनों इक्वल हैं। तो जो कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचेगा। हम ये बोल सकते हैं कि किसी एक हेक्सागन के किसी भी एक वायर के कारण जो फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी। तो सपोज़ हम इस वायर के कारण देखें तो जो फील्ड आ जाएगी वायर के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, इसे ई है उसकी वैल्यू, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली वायर जो है वो इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फील्ड ई प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से जो 6 वायर्स हैं अगर हम 3 पेयर्स में देखें तो सभी जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो जो नेट फील्ड आ जाएगी सेंटर पर वो हो जाएगी 0। नेट फील्ड एट सेंटर ऑफ हेक्सागन इज 0। क्वेश्चन नंबर 44, a circular wire loop of radius a carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length dl of wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. देखिए इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं चार्ज ओवर इट्स लेंथ, जो कि सरकमफ्रेंस के इक्वल आ जाएगी 2πa के इक्वल। तो देखिए इस dl लेंथ को कट किया गया है, जस्ट इसके सामने हम dl लेंथ का एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे। उस एलिमेंट पर जो चार्ज dq है उसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू dl। वो जो एलिमेंट है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ सेंटर पर कुछ इस डायरेक्शन में जो कि E के इक्वल आ जाएगी। इसके अलावा इस लूप पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पेयर्स में एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस लूप पर वो सारे के सारे पेयर्स में एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे। हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि जो नेट फील्ड एट द सेंटर होगी वो सिर्फ इस dq चार्ज के कारण आएगी। तो इसको पॉइंट चार्ज मानते हुए अगर हम फील्ड लिखें तो वो फील्ड आ जाएगी 1/4πε0 dq ओवर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस a गिवन है, dq की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, यह आएगा 1/4πε0 dq है लैम्डा इंटू dl विच इज़ q ओवर 2πa इंटू dl एंड अपॉन a स्क्वायर। तो फाइनली जब e के लिए सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा q इंटू dl ओवर 8π² ε0 a क्यूब। क्वेश्चन नंबर 45, a positive charge q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center. Find the electric field at center of the cube due to charges appearing on its surface. देखिए हम ये जानते हैं कि यहाँ जब चार्ज q रखेंगे सेंटर से d सेपरेशन पर, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ इस क्यूब पर एक चार्ज इंड्यूस होगा। जैसा कि गिवन है कि ये कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा कि इधर कहीं नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी के कारण पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में नेट फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टर 0 रहेगी।
अब देखिए इसके मिड पॉइंट पर जो फील्ड इस चार्ज के कारण आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, और इंड्यूस्ड चार्जेस जो हैं उनकी वजह से फील्ड जो होगी वो इसके इक्वल एंड अपोजिट आएगी, ताकि नेट फील्ड वहाँ पर ज़ीरो रह सके। तो जो चार्जेस यहाँ सरफेस पर अपीयर हो रहे हैं, जिनको इंड्यूस्ड चार्जेस बोला जा रहा है, उनके कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/d²।